मैं तो बहुत पॉजिटिव बजट मानता हूँ। खास तौर पर कई चीज़ों पे केंद्र सरकार ने बड़ा फोकस्ड थ्रस्ट सेक्टर्स बनाए हैं, जैसे एमएसएमई को अपलिफ्ट करने की। कोविड के अंदर जो एमएसएमई को दिक्कतें आई थी उससे निजात दिलाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो 3 करोड़ का स्लैब अब टैक्स का किया है, उससे बहुत बड़ा लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। साथ में एक हमारा सपना जो हमने हरियाणा से शुरू किया था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे को आज शहर में पढ़ने जाना पड़ता है क्योंकि उसको वो सुविधा नहीं है। और हरियाणा में हमने पायलट शुरू किया था जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हम गांव के लेवल पे बना रहे थे। आज हमने करशेंदू के अंदर भी देशराज नंबरदार जी की याद में एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया है। वो आज के ही बजट के अंदर केंद्र सरकार ने प्रत्येक गांव तक कैसे डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे उसको एक थ्रस्ट पॉइंट बनाया है। हमारे जो फार्मिंग सेक्टर का बजट था, फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसमें रिडक्शन था। उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर को, भारत को कैसे और निखारा जाए, उसके लिए 50 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा करी है। इसमें हमारा गुड़गांव का प्रोजेक्ट जिसका कल ही रिव्यू लिया था उसको भी हम प्राथमिक तौर पे केंद्र से अप्रूवल लेंगे कि इसको आने वाले समय में एक थ्रस्ट सेक्टर बनाकर हम आगे लेकर चलें। महिलाओं को कैसे और रोज़गार से जोड़ा जाए, उनकी सब्सिडी को बढ़ाना, और सबसे ऐतिहासिक फैसला ये होगा जो मिडिल क्लास को एक रियायत है कि 5 लाख तक नील इनकम टैक्स था, अब उस स्लैब को बढ़ा के 7 लाख किया है। तो 7 लाख के उस स्लैब के अंदर मैं मानता हूँ मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा लाभ इस घोषणा से मिलेगा। उसके साथ जो ओडीओपी था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, उसको और फंडिंग देने की बात करी है। हरियाणा ने तो पद्मा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तौर पर भी एक सेपरेट फंडेड प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये एक अचीवमेंट छोटे उद्योग और ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल से जो स्टार्टअप शुरू होंगे उनको थ्रस्ट देने का काम करेगी। साथ में जो अलग सब्सिडीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको बढ़ाया है। और एक जो हर गरीब को आशियाना देने की बात थी, उसके लिए 76,000 करोड़ रुपया, 66% का इंक्रीज़ देश में करना, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो गरीब को उसके आशियाने को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट देने का काम करेगा। ओवरऑल मैं इस बजट को बड़ा पब्लिक सेंट्रिक बजट मानता हूँ, जिसके अंदर ना तो टैक्स में बढ़ोतरी हुई किसी भी व्यक्ति के लिए, दूसरे एंगल पर गरीब को टैक्स की रियायत मिली है, और आने वाले समय में मेक इन इंडिया के जो सपने को लेकर देश आगे बढ़ रहा है उसको एक थ्रस्ट ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अब इंपोर्ट जब बाय प्रोडक्ट्स का सस्ता होगा तो प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनेगी। और हमने पीछे भी देखा है कि ताइवान हो, चाइना हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, इनकी इकोनॉमी ग्रो जब करी थी जब वहाँ पर इंपोर्ट सब्सिडी ऑन बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा थी और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। अगर आज हम हमारे देश से ग्रीन एनर्जी हो, आज आईटीएस सर्विसेज हो, आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो, इनको जितना ज़्यादा बनाकर एक्सपोर्ट कर पाएंगे देश की इकोनॉमी को, उसका लाभ आने वाले समय में दिखेगा। एक सर ग्रीन फ्यूल को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर भी एक 19,200 करोड़ के आसपास का जो है प्रावधान रखा है। बिल्कुल, कैबिनेट ने पिछले महीने 17,000 करोड़ का अप्रूवल दिया था ग्रीन फ्यूल के ऊपर, और आज उसको और बढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि वो एक थ्रस्ट सेक्टर है फ्यूचर एनर्जी का। हम फॉसिल फ्यूल्स से ऑल्टरनेट एनर्जी पर जरूर शिफ्ट हुए। पावर के अंदर कोयले की जगह अब सोलर प्लेट्स लग रही हैं, विंड मिल्स लग रही हैं। गाड़ियों के अंदर भी हमने देखा कि 2000 से 2023 तक के सफ़र में सीएनजी ने बहुत बड़ा पोल्यूशन रिडक्शन में भी, हमारा फ्यूल बचाने में भी एक योगदान दिया है। अब कंप्रेस्ड बायोगैस हो जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट से बनती है, हाइड्रोजन हो, मीथेन हो,
ये प्रोडक्ट्स जब आ जाएंगी तो ज़रूर आम आदमी के ट्रैवल को भी हम सस्ता होता देखेंगे, और ट्रैवल को सस्ता होता देखते मुझे लगता है ओवरऑल देश की डेवलपमेंट को और लाभ मिलेगा। रेलवेज़ के अंदर भी 2,30,000 करोड़ का जो ऐतिहासिक इंक्रीज़ किया है, उससे जो हमारी ट्रेन की स्पीड अब तेज़ हो रही है डे बाय डे, हमारी लाइंस इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं, हमारे जो हरियाणा प्रदेश ने एक टारगेट लिया था फाटक मुक्त प्रदेश, उसके अंदर भी ये एक सपोर्ट जरूर बनेगा। लेकिन सर किसानों के लिए इस बजट में काफी फोकस किया गया है। मोटे अनाज मिलेट ईयर के तौर पे देश में इस साल को मनाया जा रहा है। किसानों के ऊपर केंद्रित बजट को करते हुए मत्स्य पालन है या पशुपालन है या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और साथ ही किसानों को जो ऋण दिया जाता है सर अलग अलग योजनाओं के लिए केसीसी मान उसको बढ़ाया गया 20 लाख करोड़ तक उसका लक्ष्य रखा है। तो क्या ये किसानों देखिए ओवरऑल ये फार्मिंग सेक्टर को एक थ्रस्ट है, और ख़ास तौर पर फार्मर के इम्प्लीमेंट सस्ते हों, फार्मर की प्रोड्यूस महंगी बिके, तभी जाकर खेती लाभकारी होगी। हरियाणा प्रदेश ने 2 साल से भावांतर भरपाई में बाजरे को सपोर्ट दिया, और आज देश में मिलेट ईयर ही नहीं दुनिया में मिलेट्स का डिमांड भी बढ़ी है, और उस मिलेट्स को प्रोडक्शन में लाने में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो उम्मीद करूंगा बजट के बाद अगला जो प्रोक्योरमेंट सीजन आए, उस प्रोक्योरमेंट सीजन में भी एमएसपी पर केंद्र सरकार परमिशन दे, तो हम जितने मिलेट्स हरियाणा प्रदेश में होते हैं उनको जरूर प्रोक्योर करने का काम करें। विपक्ष ने ये भी कहा है कि बजट तो आपने पेश कर दिया, गरीबी का जिक्र आपने नहीं किया, महंगाई कम कैसे होगी वो जिक्र आपने नहीं किया, रोजगार का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया। देखो विपक्ष किस मुद्दे को उठा रहा है। अगर मकान 76,000 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे तो वो 100 गज का मकान अमीर का तो बनेगा नहीं, उसका लाभ तो कोई उठाएगा तो बीपीएल परिवार उठाएगा। ऑनलाइन उसका पोर्टल बना हुआ है और सेंट्रलाइज्ड उसका प्रोफॉर्मा है। अगर लाइब्रेरी गांव में बनेगी तो टाटा बिरला अंबानी के बच्चे तो उन लाइब्रेरियों में नहीं पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। अगर खेती में उत्पाद बढ़ेगा, लागत कम होगी, उसका लाभ किसको मिलेगा? गरीब को मिलेगा। और मैं तो मानता हूँ एकलव्य स्कूल के लिए जो हज़ारों की तादाद में टीचर्स भर्ती करने के जो निर्णय को लिया गया है, उसमें भी अगर किसी को रोज़गार मिलेगा तो 22-23 हज़ार जो टीचर उनने भर्ती करने हैं वो भी गरीब परिवारों से आएंगे। तो ओवरऑल तो जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है और गरीब परिवारों से आते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ अगर इस बजट का मिलेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, तो उसका गरीब परिवार को मिलेगा। 2 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य केंद्र सरकार का, और जिस तरीके की छूट इसमें दी गई है चाहे एमएसएमई को, लगता है उस टारगेट के पास बिल्कुल जाएगा। मैंने 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का जो आज अनाउंसमेंट करी गई है, उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उद्योग बढ़ेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब उद्योग आएंगे तो उन उद्योगों का लाभ किसी को मिलेगा? तो गांव के युवा को मिलेगा, क्योंकि आज वो बड़े शहरों की ओर जाता है तो उसके रहने का खर्चा बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसके ऊपर बढ़ता है, और उसकी आमदन इन ऑल्टरनेटिव्स में कम होती है। वहीं अगर उसके ज़िले में रोज़गार मिलेगा तो वो अपने घर से रोज़गार पे जा सकेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे। तो गरीब का लक्ष्य जो 2 करोड़ नौकरियों का है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जरूर हम देखेंगे कि अचीव आने वाले भविष्य में होगा। ये सब जो ये रेलवे स्टेशन बन रहे हैं कुल 1276 जो पुनर्विकास होना स्टेशन का, इसमें जो ये वंदे भारत ट्रेन का उत्पाद होना है, सोनीपत में भी होना है शायद। जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में पीछे माननीय अमित शाह जी जब फरीदाबाद आए थे उसका इनॉग्रेट किया था, उससे रोज़गार तो बना मगर हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट मिली। जैसे जैसे रेलवे स्टेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं वहाँ ऑल्टरनेट रोज़गार भी बन रहे हैं। आपने देखा होगा कई रेलवे स्टेशंस पे होटल्स बने हैं, कईयों के अंदर मॉल्स बनी हैं, और जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका लाभ लोकल इकोनॉमी को हुआ है। और जीएसटी के बाद जहाँ कंजम्पशन होगी उस स्टेट को लाभ है।
और हम तो उम्मीद करेंगे, चाहे वो हमारा अम्बाला जंक्शन का काम है, चाहे वो पानीपत के काम है, चाहे वो हिसार का काम है, रोहतक का काम है, जितने हमारे बड़े जंक्शन हैं इनको भी हम इस प्राथमिक डेवलपमेंट फेज़ में लेकर चलें, जिससे प्रदेश के अंदर भी इस चीज़ का लाभ मिले।